एवरीवन, वेलकम बैक टू न्याय विद मुस्कान। आज हम फैमिली लॉ के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे या उस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू मैरिज एक्ट कब बना था? ऑब्वियसली 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट बना था। इसमें क्या है? ये हिंदू पर्सनल लॉ लेजिस्लेशन है। इसको बनाने का पर्पस क्या था? इसे क्यों ही बनाया गया था? इसे बनाया गया था ताकि अमेंड और कॉडिफाई कर पाए हम किसको? हिंदू मैरिज लॉ को। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं? कंडीशंस, सेरेमनीज, रजिस्ट्रेशन, वॉइड मैरिज, वॉइडेबल मैरिज, डिवोर्स, रीमैरिज, ये सब टर्म्स जो हम हैं हिंदू लॉ में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। हो पाए तो आप कॉपी लेके बैठ जाइए, इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे मेजर क्वेश्चंस आते हैं। करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सबसे पहले ये कॉडिफाई करता है हिंदू मैरिज लॉ को, मतलब एक सिस्टमैटिक फॉर्म में सब चीज़ें लीगल स्टैट्यूटरी फॉर्म में लाता है। सब चीज़ें सिस्टमैटिकली लिखी होती हैं ये एक्ट में, तो ये हिंदू मैरिज लॉ को एक पूरा लीगल फ्रेमवर्क दे देता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है हमारा टू प्रोवाइड लीगल कंडीशंस, मतलब हिंदू मैरिज एक्ट को ये बताता है कि लीगल कंडीशन, मतलब कौन सी कंडीशन में अपन बता सकते हैं कि ये मैरिज वैलिड हिंदू मैरिज है कि नहीं है। ये सब चीज़ें हमको कौन बताता है? हिंदू मैरिज एक्ट ही बताता है कि वेदर जो मैरिज हुई है वो हिंदू कस्टम्स में, हिंदूज में वैलिड है कि नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है हिंदू मैरिज एक्ट का? प्रोवाइड मैट्रिमोनियल रेमेडीज। मैट्रिमोनियल रेमेडीज से मतलब है जिनकी शादी हो जाती है और कुछ भी इश्यूज आते हैं तो वो बाद में अगर डिवोर्स हो जाता है तो जो रेमेडी करता है, जैसे कॉन्जुअल राइट्स हो गए, एम्यूलमेंट हो गया या डिवोर्स हो गया, ये सब जो बाद में चीज़ें नीडेड होती हैं, जुडिशियल सेपरेशन हो गया, ये कौन प्रोवाइड करता है? ये हिंदू मैरिज एक्ट। इसमें ये सब चीज़ें लिखी है, मैट्रिमोनियल रेमेडीज क्या क्या मिल सकती हैं। हमको बताता है कंट्रोल बायगमी। बायगमी मतलब कि एक स्पाउस अगर पर्सन का जिंदा है तो वो सेकंड मैरिज नहीं कर सकता है। ये कंट्रोल में लाता है कौन? हिंदू मैरिज एक्ट, क्योंकि ये वैलिड तभी डिक्लेयर करता है हिंदू मैरिज का जब आपका एक लिविंग स्पाउस नहीं है, तभी आप मैरिज कर रहे हो। तो ये बायगमी को सिचुएशन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है लीगल सर्टेनिटी टू मैरिज। ये मैरिज को एक लीगल सर्टेनिटी देता है। लीगल सर्टेनिटी से मतलब है कि कौन सी मैरिज वैलिड है, कौन सी वॉइड है, कौन सी वॉइडेबल है। तो ये कौन क्लैरिफाई करता है? ये क्लैरिफाई करता है हिंदू मैरिज एक्ट। आई होप आपको ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। आता है कि हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई किस पे होता है। हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होता है हिंदूज पर, बुद्धिस्ट पर, जैन्स पर, सिख्स पर, इन सब पे हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होता है। सरनेम देख के हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई नहीं होता है, उसके लिए पूरा लीगल स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क देखा जाता है कि अब क्वेश्चन आता है वैलिड हिंदू मैरिज। वैलिड हिंदू मैरिज क्या? वैलिड हिंदू मैरिज के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? वैलिड हिंदू मैरिज के लिए कुछ कंडीशंस होती है जो फुलफिल होनी चाहिए। सबसे पहले कंडीशन आती है मोनोगैमी। मोनोगैमी का मतलब एकदम सिंपल है, मैरिज के टाइम दोनों पार्टीज में से किसी भी पार्टी का लिविंग पार्टनर नहीं होना चाहिए। मतलब जिनसे वो शादी कर रहे हैं वही उनका पार्टनर होना चाहिए, उनके अलावा उनका कोई और जिंदा पार्टनर नहीं होना चाहिए जब वो शादी कर रहे हैं। बिकॉज एक टाइम पे एक ही वैलिड मैरिज मानी जाती है, एक से ज़्यादा वैलिड मैरिज नहीं मानी जाएगी। सपोज राहुल और प्रिया की शादी हुई, राहुल को कुछ टाइम के बाद राहुल दूसरी शादी कर रहा है नेहा के साथ, बट अभी प्रिया जिंदा ही है। अगर प्रिया जिंदा है और वो नेहा से शादी कर रहा है तो वो किस कंडीशन को वायलेट कर रहा है? मोनोगैमी की कंडीशन को वायलेट कर रहा है, और वो वैलिड हिंदू मैरिज भी नहीं कहलाएगी अगर वो प्रिया से मैरिज कर रहा है। सिचुएशन है कि राहुल ने प्रिया से ऑलरेडी डिवोर्स ले लिया है, तब वो नेहा से शादी कर सकता है बिकॉज अब उसका प्रिया के साथ कोई रिलेशन नहीं है। बट एक पार्टनर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसके साथ आपने डिवोर्स नहीं लिया है, तो आप सेकंड मैरिज पे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारा मेंटल कैपेसिटी सेकंड कंडीशन होती है वैलिड हिंदू मैरिज की,
मेंटल कैपेसिटी होनी चाहिए, दोनों पार्टीज़ मेंटली इतने कैपेबल होने चाहिए कि वो अपनी मैरिज का डिसीज़न ले पाएँ। अब मेंटल कैपेसिटी क्या है? सबसे पहली चीज़ कि वो फ्री कंसेंट से, मतलब किसी के प्रेशर के बिना आके शादी में एंटर कर रहे हैं, तो ये है उनके मेंटल कैपेसिटी की बात करते हैं कि वो हाँ डिसीज़न लेने के लिए इतना अब साउंड माइंड है कि वो डिसीज़न ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको मेंटली वो इतने स्टेबल ही नहीं है कि वो ये डिसीज़न ले पाएँ, या किसी और लालच की वजह से वो ये बोल रहे हैं, मतलब वो मेंटली इतने कैपेबल नहीं है, तो वो वैलिड हिंदू मैरिज नहीं कहलाएगी। जब मैरिज को फ्री ऑफ कंसेंट रखा जाता है, जब वो फ्री कंसेंट से होती है, तभी उसको मेंटली कैपेबल बोला जाता है कि दोनों ही इंडिविजुअल इतने कैपेबल हैं कि वो अपने होशो आवाज़ में शादी के बंधन में एंटर करना चाहते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आती है वैलिड हिंदू मैरिज के लिए एज की कंडीशन में क्या है? फीमेल को एटलीस्ट 18 ईयर्स का होना चाहिए और मेल को एटलीस्ट 21 ईयर्स का होना चाहिए मैरिज परफॉर्म करने के लिए। एज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर इस एज से पहले शादी की है तो वो ऑटोमेटिकली वैलिड नहीं कहलाएगी। ओके, नेक्स्ट है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप होते हैं जैसे खून के रिश्तों में आप शादी नहीं कर सकते हो, लाइक भाई बहन का रिश्ता हो गया, इवन कुछ क्लोज रिलेशनशिप हो गए जैसे मामा भांजी की रिलेशनशिप हो गया, तो ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में अगर शादी हो रही है तो वैलिड नहीं मानी जाएगी। पर हाँ, ये इसमें कुछ एक्सेप्शन है, अगर कुछ ऐसे रिलीजन हैं जैसे मुस्लिम रिलीजन हो गया तो उसमें एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बट वैलिड हिंदू मैरिज के लिए प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप एक कंडीशन है। आप इन रिश्तों में शादी नहीं कर सकते हो, खून के रिश्तों में आप शादी नहीं कर सकते हो, इवन अगर आपकी क्लोज रिलेशनशिप है, ब्लड रिलेशनशिप है, ब्लड लाइन रिलेशनशिप है, तो आप उनमें शादी नहीं कर सकते हो। फिफ्थ कंडीशन क्या आती है? सपेंड रिलेशनशिप क्या होता है? सपेंड रिलेशनशिप का मतलब होता है कि आप मदर की 3 जनरेशन तक शादी नहीं कर सकते हो, मतलब मदर की जो 3 फैमिलीज है ना, मतलब आपकी मम्मी हो गई, मम्मी की मम्मी मतलब नानी और पर नानी, उनकी 3 फैमिलीज में से आप पार्टनर नहीं चूज कर सकते हो। कि सपेंड रिलेशनशिप में क्या होता है? मदर के में 3 जनरेशन और फादर के में 5 जनरेशन, मतलब मदर की 3 जनरेशन से आपका पार्टनर नहीं होना चाहिए, मदर की 3 जनरेशन में आप शादी नहीं कर सकते, और फादर की 5 जनरेशन्स में आप शादी नहीं कर सकते हो, पीछे की जो 5 जनरेशन है वहाँ से आप शादी नहीं कर सकते हो। ये सब कंडीशंस हैं जो एप्लीकेबल होती हैं, तब जाके बोला जाता है। ये कंडीशंस क्या बताती है? वैलिड हिंदू मैरिज को बताती हैं। ये सब कंडीशन बहुत मैटर करती है एक वैलिड हिंदू मैरिज के लिए। हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 7 पे आते हैं, सेरेमनीज फॉर हिंदू मैरिज। हिंदू मैरिज की सेरेमनीज क्या होती है? वैलिडली सोलमनाइज करने के लिए चीज़ को, मैरिज को संपन्न करने को अपन बोलते हैं सोलमनाइज करना। वैलिडली मैरिज के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? सप्तपाडी मीन्स फॉर वैलिड हिंदू मैरिज। क्या मैरिज के लिए सेरेमनीज रिक्वायर्ड होती है? सप्तपाडी मतलब क्या होता है? 7 फेरे रिक्वायर्ड होते हैं आपको हिंदू मैरिज के लिए। उस ट्रेडिशन के हिसाब से सप्तपाडी एक हिंदू ट्रेडिशन का एक अच्छा वे बोला गया है जिसमें सप्तपाडी मोस्टली इंक्लूडेड होता है। बट हाँ, अगर आपके कल्चर में कुछ डिफरेंट है तो वो भी बताया जा सकता है, बट सेरेमनी परफॉर्म होना इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली जो हिंदू काउंट होते हैं उनके में सप्तपाडी इज कॉमन, नो मैटर आप सिख हो, नो मैटर आप कोई भी हो, पर सप्तपाडी ऑलमोस्ट हर उसमें होता है। जब आप 7 स्टेप्स कंप्लीट कर लेते हो, लाइक 7 फेरास, देन यू कंप्लीटेड द सेरेमनी फॉर हिंदू मैरिज। तब अपन बोलते हैं कि इनका जो सेकंड स्टेप है, पहले तो वो वैलिड हिंदू मैरिज का अपन कंडीशन समझ चुके हैं, अब क्या समझ चुके हैं? सेरेमनीज के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? सप्तपाडी कौन से सेक्शन में आता है? सेक्शन 7 में आता है। हमारा सेक्शन 8 क्या करता है? रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज की सोलमनाइजेशन के बाद होता है, मैरिज की सेरेमनी परफॉर्म करने के बाद होता है मैरिज का रजिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है? लीगली मैरिज को रजिस्टर कराना। एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं प्रूफ ऑफ मैरिज। कल को कोई इस बात से मुकर नहीं सकता है कि इनकी मैरिज नहीं हुई है। अगर 2 पार्टीज के बीच में मैरिज हुई है
और वो रजिस्टर्ड है, मतलब कोर्ट में अगर कल को उनके बीच में डिस्प्यूट होता है, कुछ भी होता है, तो उनके पास प्रूफ होना चाहिए कि उन दोनों की मैरिज हुई है। तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। याद रखना, सोलमनाइजेशन रजिस्ट्रेशन नहीं कहलाता है। सेरेमनी परफॉर्म करना, आपने शादी को विधि विधान से किया है, उसका रजिस्ट्रेशन से कोई वास्ता नहीं है। रजिस्ट्रेशन मैरिज के बाद का स्टेप है जो इम्पॉर्टेंट है एज अ प्रूफ ऑफ मैरिज। मैरिज समझ गए, मैरिज की सेरेमनी समझ गए, मैरिज का रजिस्ट्रेशन समझ गए। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स क्या होते हैं, पहले एक बार इसको प्रॉपर डेफिनेशन वाइज समझ लो क्या होता है। रेमेडी अवेलेबल वेदर वन स्पाउस हैज विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, मतलब एक पर्सन ने विड्रॉ कर दिया है सोसाइटी से, ठीक है, और वो विदाउट एनी एक्सक्यूज। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक हस्बैंड एक वाइफ है, दोनों साथ में रह रहे हैं, बट वाइफ सडनली एक दिन उठ के अपने घर चली जाती है, मतलब अपने मम्मी पापा घर चली जाती है, अपना मैरिड हाउस छोड़ के, जहाँ पे उसकी मैरिटल जो हाउस है वो छोड़ के वो अपने मम्मी पापा घर चली जाती है जिधर उसका बर्थ प्लेस था, और अब वो विदाउट एक्सक्यूज़ के उधर रह रही है, वो वापस भी नहीं आ रही है। तो हस्बैंड इस कंडीशन में क्या कर सकता है, इस कंडीशन में रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स होता है कि आप जाके वो राइट्स सीख कर सकते हो कि आपकी पार्टनर बिना बताए आपके साथ रहना छोड़ दी है, अब वो आपके साथ नहीं रहती है, कोहैबिट नहीं करती है, ठीक है। कोहैबिटेशन एक वर्ड है जो यूज होता है व्हेन योर पार्टनर डोंट लिव विथ यू। हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 10 में क्या आता है, जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन को समझते हैं थोड़ा डिटेल में, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। एग्जाम का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है, डिवोर्स क्या होता है, ये दोनों को हम और दोनों के बीच का डिफरेंस समझते हैं अच्छे से, और दोनों होते क्या है उनको भी समझते हैं कि जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स में क्या डिफरेंस होता है। पहला है मीनिंग, कोर्ट अलाउज स्पाउसेस टू लिव सेपरेटली, कोर्ट परमानेंटली एंड्स द मैरिज। जुडिशियल सेपरेशन होता है, कोर्ट दोनों पार्टनर को अलाउ करती है कि वो लोग अलग रह सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उनके बीच में डिवोर्स लेना ज़रूरी है, वो लोग अलग रह सकते हैं। हाँ, ऐसा इसीलिए भी होता है, वैसे तो डिवोर्स लिया जा सकता है, पर डिवोर्स के लिए क्या है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं। लाइक आपको 1 ईयर हो जाना चाहिए या 6 मंथ्स हो जाना चाहिए, उसके बाद ही आप डिवोर्स के लिए बोल सकते हो। बट जुडिशियल सेपरेशन आपको इजीली मिल सकता है, तो इसीलिए जुडिशियल सेपरेशन में सिर्फ पार्टनर्स अलग अलग रहते हैं, उनके बीच में कोई डिवोर्स नहीं हुआ है। ऐसा कोई क्यों ही करता होगा, बहुत बार इंसान को को पेरेंटिंग करनी होती है, उनको अपने बच्चे को साथ में संभालना है, पर उनकी आपस में नहीं बनती है, तो वो लोग सेपरेट रह सकते हैं और बच्चे की पेरेंटिंग के लिए एक साथ आ सकते हैं। तो इसीलिए जुडिशियल सेपरेशन एक मेजर टिक मार्क है कि अपन ये चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका वो है, जुडिशियल सेपरेशन पता है, डिवोर्स पता चल गया। डिवोर्स मतलब कोर्ट परमानेंटली आपकी मैरिज को एंड कर देता है, वो होता है डिवोर्स। ओके, नेक्स्ट बेसिस है मैरिटल स्टेटस। इसमें मैरिज कंटिन्यूस, मतलब वो दोनों पार्टनर्स डिफरेंट घर में रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं, बट उनकी मैरिज कंटिन्यूस है। कहने को वो दुनिया के लिए हस्बैंड वाइफ ही हैं, बट इधर पे मैरिज डिसॉल्व हो चुकी है, मैरिज बची ही नहीं है। डिवोर्स में मैरिज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि डिवोर्स हो गया है, अब किसी का किसी से मतलब नहीं है, मैरिज डिसॉल्व। रीमैरिज, जुडिशियल सेपरेशन में रीमैरिज नहीं अलाउ है क्योंकि डिवोर्स नहीं हुआ है, अभी भी वो आपस में है हस्बैंड वाइफ ही, बस वो अलग रह रहे हैं, तो रीमैरिज इसमें पॉसिबल नहीं है। बट डिवोर्स के बाद रीमैरिज कर सकते हो, ठीक है, डिवोर्स के बाद रीमैरिज अलाउड है। जुडिशियल सेपरेशन में क्या होता है, नेचर कैसा रहता है इसका, ये टेम्पररी रिलीफ है। अगर दो पार्टनर्स की आपस में नहीं बन रही हैं, उनको एक शॉर्ट एंड सिंपल वो मिल जाएगा आसानी कि वो दोनों अलग रह ले, तो उनको एक टेम्पररी रिलीफ मिल जाएगा। डिवोर्स क्या है, परमानेंट सॉल्यूशन है, भाई आप किसी को भी छोड़ दो और आगे अपनी लाइफ में बढ़ जाओ, जिससे शादी करनी है शादी करो और अपनी लाइफ को जियो, पास का कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज पर्पस चांस फॉर रिकंसाइलेशन।
इसमें जुडिशियल सेपरेशन ऐसी चीज़ होती है जिसमें एक चांस होती है कि इंसान वापस एक दूसरे के साथ आ सकता है। बहुत बार सेपरेट रहने से इंसान को एहसास हो जाता है और कुछ जो फॉल्ट्स होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, वो उनको याद आती है, खुद की गलतियाँ भी महसूस होती है, तो इसमें चांस होती है कि वो दोनों वापस एक भी हो सकते हैं। बट वहीं पे डिवोर्स में क्या, फाइनल ब्रेक, उनकी सब एंडिंग हो चुकी है, उन्होंने बहुत दिमाग लगा के सोच के, इसीलिए डिवोर्स में 1 साल का टाइम दिया जाता है कि मैरिज के बाद आप 1 साल के बाद ही डिवोर्स के लिए अप्लाई करो। नेक्स्ट इज कोहैबिटेशन नॉट रिक्वायर्ड, नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट। कोहैबिटेशन मतलब जब आप साथ में रहते हो, फिजिक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, वो लोग मेंटेन करें, उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जुडिशियल सेपरेशन में वो लोग अलग अलग रह सकते हैं, ना उनका फिजिकल रिलेशनशिप मैटर करता है, ना इमोशनल सपोर्ट मैटर करता है, तो नॉट रिक्वायर्ड। और इसमें तो नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट, तो ऑब्वियसली पति पत्नी वाला तो कोई संबंध रहेगा ही नहीं, क्योंकि डिवोर्स हो चुका है, तो कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सिंपल वर्ड्स में मैं बताती हूँ, जो जुडिशियल सेपरेशन होता है ना, वो एक तरीके से एक पॉज है। अपन 2 मिनट रुकते हैं एंड सोचते हैं आगे क्या बोलना है, तो ये एक पॉज है जुडिशियल सेपरेशन। बट जो डिवोर्स होता है वो रिलेशनशिप का फुल स्टॉप होता है कि अब आपने ख़त्म कर दिया, फुल स्टॉप, उसके आगे कुछ भी वापस एक होने की चांसेस नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 11 एंड 12 समझेंगे, जो क्या बताता है, वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। समझ लो ये एग्जाम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ना कुछ पूछा जाता है। इस टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर करना, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज ना हो। वॉइड मैरिज और वॉइडेबल मैरिज का डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले इसकी मीनिंग की बात करते हैं। वॉइड मैरिज का मतलब क्या होता है? वॉइड मैरिज मतलब वॉइड एब इनिशियो, मतलब जो शुरुआत से ही नल है, वैलिड ही नहीं है, स्टार्टिंग से वैलिड नहीं है। बट वॉइडेबल मैरिज इज वैलिड अंटिल डिक्लेयर्ड वॉइड बाय कोर्ट। ऐसी मैरिज जो शुरुआत में तो वैलिड है, लेकिन जब उसे कोर्ट डिसाइड कर दे कि अब वो एग्जिस्ट नहीं करती है, तब वो वॉइडेबल मैरिज हो जाती है। स्टार्टिंग में तो वो वैलिड थी, लेकिन बाद में उसे कोर्ट ने वॉइड डिक्लेयर कर दिया, तो ये वॉइडेबल मैरिज हो गई। इसमें स्टेटस कैसा होता है? इसका स्टेटस होता है नो लीगल एग्जिस्टेंस, इसको लीगली कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। वॉइड मैरिज मतलब वो है ही नहीं एक तरीके से मैरिज, वो नल हो चुकी है। बट ये क्या होता है, जब तक कोर्ट इसे वॉइड नहीं अनाउंस करे तो वॉइडेबल मैरिज लीगल होती है, जब तक उसे कोर्ट वॉइड नहीं डिक्लेयर करता है। ओके, नेक्स्ट इज रेलिवेंट सेक्शन। ये हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 11 में आती है वॉइड मैरिज, और सेक्शन 12 में आती है वॉइडेबल मैरिज। ग्राउंड्स, कौन से ग्राउंड्स पे अपन बोल सकते हैं कि मैरिज जो है वॉइड है, नल है, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती है? बायगैमी, अगर किसी पर्सन ने एक ही टाइम पे 2 शादियां कर रखी हैं और उसने पहली वाली शादी से डिवोर्स नहीं लिया है, तो जो उसकी सेकंड मैरिज होगी वो वॉइड कहलाएगी, वो लीगली कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं रहेगी। दूसरा है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। अगर कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जिसमें अगर आप शादी करते हो तो वो मैरिज वॉइड कहलाती है, शुरुआत से ही मान्यता उसकी नहीं रहती है। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में कैसे रिलेशनशिप्स होते हैं? फादर डॉटर का रिलेशनशिप, ये लोग आपस में शादी नहीं कर सकते हैं। ब्रदर सिस्टर का रिलेशनशिप, वो लोग आपस में शादी नहीं कर सकते हैं। मामा भांजी का रिलेशनशिप, वो आपस में शादी नहीं कर सकते। ऐसे रिलेशनशिप जो हमारे क्लोज रिलेशनशिप हैं, इसको अपन बोलते हैं कि उसमें अपन शादी नहीं कर सकते, ऐसी शादी वॉइड कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा सपिंड रिलेशनशिप। सपिंड रिलेशनशिप में क्या होता है? आप अपने पूर्वजों की फैमिली से शादी नहीं कर सकते हो। इसमें कैसे? फादर की 5 जनरेशन्स तक आप शादी नहीं कर सकते हो और मदर की 3 जनरेशन्स तक आप शादी नहीं कर सकते हो। अगर आपने शादी की तो वो शादी वॉइड कहलाती है। और अब इसके ग्राउंड्स क्या हैं? वॉइडेबल मैरिज का ग्राउंड क्या है? कब वही मैरिज को वॉइडेबल काउंट किया जाता है? जब मैरिज में फ्रॉड हो, ऑब्वियसली गलत तरीके से शादी हुई हो, तो वो वॉइडेबल हो गई। कोरेशन मतलब किसी को डरा धमका के अगर आपने शादी कराई है तो वो कोरेशन हो गया। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस का मतलब होता है जब एक पार्टनर या दूसरा पार्टनर सेक्सुअली कैपेबल नहीं है इंटरकोर्स करने के,
तब ये मैरिज क्या होती है, वॉइडेबल होती है। वॉइडेबल का मतलब ऑलरेडी बता चुकी हूँ, शुरू में तो वैलिड है पर बाद में इसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अगर कोई भी एक पार्टनर दिमाग से पैदल है, सही नहीं है, तो वो मैरिज भी वॉइडेबल मैरिज में काउंट होती है। नेक्स्ट इज प्रेगनेंसी बाय अदर का मतलब होता है जब किसी की पार्टनर किसी और के बच्चे की माँ बन रही हो रेदर देन अपने हस्बैंड के, तब भी वो मैरिज वॉइडेबल मैरिज कहलाती है। मतलब जब वो एंटर किए थे मैरिज में तब तो वो वैलिड थी, बाद में उसे पता चला कि किसी और का बच्चा है तो वो मैरिज वॉइडेबल मैरिज हो जाती है। आई होप आपको ग्राउंड्स क्लियर रहे, किस ग्राउंड्स पे ये मैरिज डिक्लेयर होती है वॉइड और किस ग्राउंड्स पे डिक्लेयर होती है वॉइडेबल मैरिज। आप चाहो तो इस डिफरेंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, हु कैन फाइल, कौन कंप्लेन फाइल कर सकता है, कौन केस कर सकता है वॉइड मैरिज में? कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन, कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन वॉइडेबल मैरिज में कौन केस कर सकता है? वही पार्टी जिसको नुकसान हो रहा हो, जिस पार्टी को प्रॉब्लम हो, ओनली द एग्रीव्ड पार्टी, जिसको नुकसान है, जिसको प्रॉब्लम हो रही है, वही पार्टी इसकी कंप्लेन कर सकती है। ओके, बट इसमें कोई भी कंप्लेन कर सकता है। बात करते हैं हम सेक्शन 13 के बारे में। सेक्शन 13 क्या बात करता है? डिवोर्स। डिवोर्स का मतलब क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, मतलब मैरिज को ख़त्म करना डिवोर्स बोलते हैं। बट डिवोर्स किन किन ग्राउंड्स पे हो सकता है, किन किन बेसिस पे डिवोर्स हो सकता है, वो समझते हैं। सबसे पहला ग्राउंड आता है अडल्ट्री। क्या आता है? जब मैरिज वैलिड है, मैरिज चल रही है, अभी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, तब दोनों में से कोई भी एक पार्टनर किसी और इंसान के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में है, उस टर्म को हम बोलते हैं अडल्ट्री। और अगर ऐसा कोई भी स्पाउस करता है तो इस बेसिस पर डिवोर्स लिया जा सकता है। नेक्स्ट ग्राउंड जिस पे पर्सन डिवोर्स ले सकता है, नेक्स्ट ग्राउंड है क्रूएल्टी। क्रूएल्टी मतलब क्रूरता, एकदम टॉर्चर जो होता है ना, वो किसी भी वे में हो सकता है, फिजिकली भी और मेंटली भी। फिजिकली तो आपको पता ही है, मारपीट करना, ये सब करना, टॉर्चर करना क्रूएल्टी में काउंट होगा। लेकिन मेंटल क्रूएल्टी भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मेंटली किसी को हैरेस कर रहे हो, प्रेशर दे रहे हो, वो भी मेंटल क्रूएल्टी में काउंट होगा और उस बेसिस पे भी सामने वाला डिवोर्स ले सकता है। मतलब जो भी स्पाउस के साथ क्रूएल्टी हो रही है वो डिवोर्स ले सकता है। बट हाँ, याद रखना, डिसएग्रीमेंट्स को मैरिटल रिलेशनशिप में अगर किसी का डिसएग्रीमेंट्स है उसको क्रूएल्टी का पार्ट नहीं बोल सकते हैं। कोर्ट ना फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस देखकर ही बताता है कि क्रूएल्टी वेदर हुई भी है कि नहीं हुई है। अगर डिसएग्रीमेंट है, कहा सुनी है, थोड़ी बहुत अनबन है, तो उसको क्रूएल्टी नहीं बोला जा सकता है। डिजर्शन का मतलब क्या होता है? घर पार्टनर बिना कोई रीजनेबल कॉज के सामने वाले को छोड़ के चला जाए और बहुत लंबे टाइम तक घर ना आए, ना उसकी इंटेंशन है, वो परमानेंटली उसको छोड़ के चला गया, इस ग्राउंड पे इंसान डिवोर्स ले सकता है। कंडीशन आती है कन्वर्जन। अगर ज़बरदस्ती किसी का कन्वर्जन कराया गया है तो इस पे डिवोर्स का ग्राउंड हो सकता है, ये डिवोर्स का ग्राउंड कहलाया जा सकता है। सपोज कोई हिंदू लड़की है, अगर वो मुस्लिम लड़के से प्यार करती है, चलो उनकी शादी हो जाती है, अब वो ज़बरदस्ती उसको कन्वर्जन करा रहे हैं तो वो ग्राउंड हो सकता है डिवोर्स लेने का, कि आप ज़बरदस्ती किसी को कन्वर्ट करा रहे हो तो इसके लिए कुछ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स होती है जो फुलफिल होनी चाहिए। देन दिस कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स। नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है? मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर का मतलब क्या है? अगर दोनों में से कोई भी एक पार्टनर है जो मेंटली अब उतना कैपेबल नहीं है, उनको मेंटल डिसऑर्डर है, इस ग्राउंड पे भी सामने वाला क्या कर सकता है? डिवोर्स ले सकता है। बट हाँ, कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि लीगली देखा जाएगा उनकी पूरे रिकॉर्ड्स, मतलब जो भी टेस्ट रहेंगे, मेडिकल टेस्ट के बाद जब वो प्रूव हो जाएगा कि उनके पार्टनर सही में मेंटली अनफिट है, तब जाके वो डिवोर्स पॉसिबल हो सकता है। पहले याद रखना, लीगल सारी प्रोसीडिंग्स होंगी, सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर लिखने से या किसी 2-4 लोगों के बोलने से वो प्रूव नहीं हो जाता है। पूरे लीगल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पूरा स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स होती है, मेडिकल टेस्ट, एवरीथिंग। जब प्रूफ हो जाएगा कि हाँ सामने वाला मेंटली अनफिट है, मेंटली वो कैपेबल नहीं है, तो उस ग्राउंड पे डिवोर्स हो सकता है।
नेक्स्ट आता है ग्राउंड ऑफ डिवोर्स, रिनोन्सिएशन ऑफ द वर्ल्ड। रिनोन्सिएशन ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है जब किसी का पार्टनर मतलब एकदम संन्यास ही ले ले, सब कुछ मोह माया त्याग के, सांसारिक जीवन त्याग के वो एक सन्यासी जीवन जी रहा है, उस ग्राउंड पे भी डिवोर्स हो सकता है। नेक्स्ट आता है लास्ट, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। अगर किसी के लिए अजम्पशन किया जा रहा है कि उनकी डेथ हो गई है तो उस ग्राउंड पे भी डिवोर्स हो सकता है। इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज ए और बी दो पार्टनर है, अब ए ने 6-7 साल से मिल ही नहीं रही है, तो इस ग्राउंड पे अगर सब किसी फ्रेंड्स को भी बात नहीं हुई है, किसी ने उसे देखा नहीं है, तो उसको डेथ घोषित कर सकते हैं कि अरे अब इतने साल हो गए वो बिल्कुल ही दिख ही नहीं रही है, तो लगता है वो मर चुकी है, तो उसको क्या बोला जाता है, डेथ बोला जाता है। प्रिजम्पशन ऑफ डेथ मतलब अज्यूम किया जाता है, बट इसके लिए भी कुछ लीगली टर्म्ड ईयर्स होते हैं, कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं आपको 5 दिन तक कोई नहीं दिखा और आपने नेक्स्ट मैरिज के या डिवोर्स के लिए प्रोसीड कर लिया, नहीं। एक टाइम है जो लीगली डिसाइडेड होता है, उस टाइम पीरियड तक वेट करना होता है, देन वो प्री अजम्पशन ऑफ डेथ पे आप इस ग्राउंड पे डिवोर्स लिया जा सकता है। सेक्शन 13 का क्लॉज बी। सेक्शन 13 का क्लॉज बी क्या बताता है, म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स। म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स का मतलब है दोनों ही पार्टी, मेल एंड फीमेल दोनों ही पार्टी, ए और बी दोनों ही एग्री करते हैं कि उनको डिवोर्स चाहिए, वो नहीं रह सकते हैं, नहीं चला पा रहे हैं मैरिज को, नहीं चलेगी, उन लोग में नहीं बन रही है, इवन वो बहुत टाइम से अलग भी रह रहे हैं, तो वो लोग जब दोनों ही एग्री करते हैं तो अपन उसको बोलते हैं म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स, कि दोनों लोग की सहमति है कि वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट रहना चाहते हैं एंड वो मैरिज को डिसॉल्व करना चाहते हैं। करते हैं हम हमारे सेक्शन 14 के बारे में। डिवोर्स तक तो पहुंच चुके हैं। सेक्शन 14 बताता है 1 ईयर रूल। यूजुअली कोर्ट, अगर कोई पर्सन ने शादी करके 1 भी साल नहीं रहे हैं वो लोग साथ में, तो उस पेटिशन को कोर्ट उतना एंटरटेन नहीं करती, क्योंकि कोर्ट का बोलना होता है आप 1 साल तक साथ रह के देखिए। हाँ, कुछ अगर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हार्डशिप वाली सिचुएशन है तब कोर्ट कंसिडरेशन में ले सकती है, बट मोस्टली कोर्ट ऐसी पेटिशन को एंटरटेन नहीं करती है। सेक्शन 15 किसके बारे में बात करता है? सेक्शन 15 बात करता है रीमैरिज आफ्टर डिवोर्स। पास हो गई है, मान लो कि डिवोर्स की डिग्री पास हो गई है, तो क्या इंसान इमीडिएटली रीमैरिज कर सकता है? ये सब बात डिस्कशन होता है सेक्शन 15। सेक्शन 15 देखता है कि आपकी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है, फिर जाके वो आपको रीमैरिज के लिए अलाउ करता है। तो 16 किसके बारे में बात करता है? सेक्शन 16 बात करता है लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन। लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन में कौन से बच्चे आते हैं? जो बच्चे वॉइडेबल मैरिजेस से पैदा होते हैं, उनके लिए क्या अवेलेबल रहेगा, उनको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, उनका मेंटेनेंस, उनके बारे में सब किस में आता है? सेक्शन 16 में आता है। उसके लिए क्या स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं? सेक्शन 17 क्या बताए? बायगैमी। बायगैमी का मतलब है सामने वाले का एक पर्सन ऑलरेडी अभी जिंदा है और वो जिंदा रहने के बाद उससे डिवोर्स लिए बिना आप सेकेंड मैरिज कर रहे हो, तो ये हिंदू मैरिज एक्ट में ये पनिशेबल ऑफेंस है। साथ में क्रिमिनल लॉ में भी आप इसकी ये रिकॉर्ड होगा, बिकॉज बायगैमी इज अ ऑफेंस। आप ऐसे नहीं कर सकते हो क्योंकि आपकी मैरिज एक वैलिड हिंदू मैरिज थी एंड अब आप बायगैमी का प्रोसीजर कर रहे हो, बायगैमी परफॉर्म कर रहे हो, तो वो एक वायलेशन है। तो इसके लिए पनिशमेंट है जो कि सेक्शन 17 में आती है। सेक्शन 18 क्या बताया? पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन का मतलब है सेक्शन 18 बताता है अगर आप वैलिड हिंदू मैरिज की किसी भी चीज़ का वायलेशन करते हो तो पनिशमेंट मिलना तय है, पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। इनमें कॉन्ट्रावेंशन मतलब उल्लंघन करना। पनिशमेंट किसके लिए? उल्लंघन कर रहे हो जब आप एक हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर जो रूल्स तय हुए हैं मैरिज के, अगर आप उनको हैम्पर कर रहे हो तो सेक्शन 18 में पनिशमेंट्स हैं जो बताती हैं जब वायलेशन होता है किसका? हिंदू मैरिज एक्ट का। क्वेश्चंस ना भले शॉर्ट आंसर्स में आते हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स क्या हो गए,
या सपिन रिलेशनशिप क्या हो गए। तो ये सब चीज़ें आपको डिटेल में पता होनी चाहिए एग्ज़ाम में लिखने के लिए कि आप कैसे लिखेंगे। तो ये आई होप आपको इनकी मीनिंग क्लियर है, और अगर आपको मीनिंग क्लियर है तो देन आप अपने वर्ड्स में अच्छे से लिख सकते हो चीज़। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू न्याय विद मुस्कान, और कमेंट में बताइए आपको फैमिली लॉ का कौन सा नेक्स्ट टॉपिक चाहिए।